नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत निबंध का उदाहरण नंबर 14 लेकर आया हूँ। तो आज हमारा विषय या शीर्षक है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो, दिया हुआ है इसमें कि दहेज प्रथा पर निबंध रूपरेखा सहित लिखिए। यानी दहेज प्रथा शीर्षक है और उस पर निबंध आपको रूपरेखा सहित लिखेंगे, अथवा दहेज प्रथा पर सार गर्भित निबंध लिखिए या फिर दहेज प्रथा पर सार गर्भित निबंध लिखिए। इस तरह से पूछा जाता है, या फिर इस तरह से पूछा जाता है दहेज प्रथा पर दिए गए बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए। यानी दहेज प्रथा शीर्षक दिया, फिर उसके नीचे उसके बिंदु दिए होते हैं, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर उत्तर लिखना होता है। ठीक, अगर इस तरह से दहेज प्रथा पर किसी भी प्रकार का कोई निबंध पूछा जाए तो उसका हम संभावित उत्तर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर लिखेंगे निबंध और दहेज प्रथा। तो अगर बिंदु दिए तो बिंदु को लिखेंगे और बिंदु नहीं दिए तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे रूपरेखा, प्रस्तावना या भूमिका। दूसरा बिंदु दहेज प्रथा के कारण। तो समाज की रूढ़वादी सोच, भौतिकवादी प्रवृत्ति, लिंग भेदभाव, शिक्षा का अभाव, इनके कारण क्या होता है, दहेज प्रथा। फिर तीसरा बिंदु दिया है कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या होते हैं, महिलाओं पर अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, आर्थिक बोझ, महिला आत्महत्या। फिर चौथा आपका बिंदु दिया है दहेज प्रथा को रोकने के उपाय, है ना, दहेज कानूनी उपाय, शिक्षा और जागरूकता, महिलाओं को सशक्त बनाना, समाज सुधार अभियान, और अंतिम रहेगा उपसंहार। तो अब शुरू करते हैं प्रस्तावना, या इसी को हम कहते हैं भूमिका। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी आप निबंध लिखो तो उसमें भूमिका या प्रस्तावना शुरू में रहती है, अंत में रहती है उपसंहार। प्रस्तावना में परिचय, उपसंहार में निष्कर्ष दिया जाता है। तो लिखेंगे कि दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गंभीर और पुरानी समस्या है। यह प्रथा वर्षों से हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है और इसका दुष्प्रभाव महिलाओं पर सबसे अधिक पड़ता है। विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से धन, गहने, संपत्ति आदि की मांग करना दहेज प्रथा कहलाती है। इस प्रथा के कारण समाज में कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू हिंसा और उनकी आत्महत्या के मामले शामिल हैं। तो ये हो गया परिचय। अब आता है बिंदु नंबर हमारा दूसरा। बिंदु नंबर दूसरे में दिया कि दहेज प्रथा के कारण। तो कौन कौन से दहेज प्रथा के कई कारण हैं। पहला, समाज की रूढ़वादी सोच। समाज में यह धारणा है कि विवाह के समय लड़की का परिवार वर पक्ष को दहेज के रूप में संपत्ति देगा, जो कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पर अगला बिंदु दिया है भौतिकवादी प्रवृत्ति। आज के समय में कई लोग भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देते हैं और विवाह के अवसर पर वर पक्ष दहेज लेकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करता है। ठीक, यानी भौतिक यानी सुख सुविधाओं का साधन जुटाने के लिए जो वर पक्ष यानी दूल्हा पक्ष होता है वो लड़की के पक्ष से पैसे या धन मांगता है। फिर अगला दिया है कि लिंग भेदभाव। भारतीय समाज में पुत्रों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है और विवाह के समय पुत्र वधू को एक प्रकार की आर्थिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है। यानी लोग पुत्र को महत्व इसीलिए देते हैं कि इसकी शादी होगी तो हमें बहुत सारा धन मिलेगा। अगला बिंदु शिक्षा का अभाव। समाज में शिक्षा और जागरूकता की कमी भी दहेज प्रथा का एक प्रमुख कारण है। लोग इसे एक सामाजिक परंपरा मानते हैं और इसका विरोध नहीं करते हैं। यानी लोग इसको अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं, इसीलिए विरोध भी नहीं करते हैं। तीसरा बिंदु दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा समाज में कई तरह की समस्याओं को जन्म देती है। तो अब कौन कौन सी समस्याओं को जन्म देती है। पहला, महिलाओं पर अत्याचार। विवाह के बाद दहेज की कमी या अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किए जाते हैं। यानी लड़का जो पक्ष होता है शादी के बाद भी लड़की पक्ष से पैसे मांगता है, अगर नहीं मिलते तो वह क्या करता है, महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या। दहेज के कारण कई परिवार कन्या भ्रूण हत्या का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें भविष्य में दहेज की चिंता ना हो। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, कन्या भ्रूण की जांच कराकर और अगर उन्हें पता चलता कन्या तो क्या वो पेट में ही मार देते हैं ताकि उन्हें बाद में बड़ा होने पर शादी में दहेज न देना पड़े। तो बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। अगला, आर्थिक बोझ। दहेज के कारण वधू पक्ष पर आर्थिक बोझ बढ़ता है जिससे कई
परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और अपनी संपत्ति गंवा बैठते हैं। पर अगला दिया महिला आत्महत्या। कई महिलाएं दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिर अगला दिया चौथा दहेज प्रथा रोकने के उपाय। तो दहेज प्रथा को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, कानूनी उपाय। दहेज के खिलाफ सख्त कानूनों का होना जरूरी है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया, जिसके तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। इन कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए। फिर अगला बिंदु है शिक्षा और जागरूकता। समाज में शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने से लोगों में दहेज प्रथा के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न होगी और वे इस प्रथा को समाप्त करने में योगदान देंगे। यानी हम लोगों, जबकि आपने देखा होगा कि लोग शिक्षित भी हैं, जागरूक हैं, उसके बाद भी क्या दहेज लेते हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा और जागरूकता की ज़्यादा अपेक्षा संस्कार होने चाहिए। बचपन से ही ऐसे संस्कार डालें जिससे दहेज की ओर उन्मुख ना हो पाए। हालांकि शिक्षा का प्रभाव तो पड़ा है, जो नई पीढ़ी या जनरेशन है इस दहेज प्रथा की विरोधी है। महिलाओं को सशक्त बनाना। महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना जरूरी है, ताकि वे दहेज के दुष्परिणामों से खुद को सुरक्षित रख सकें। यानी उनको पढ़ा लिखा कर मजबूत बना दोगे तो दहेज की समस्या नहीं आएगी। समाज सुधार अभियान। समाज सुधारक सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को मिलकर दहेज प्रथा के विरोध में अभियान चलाने चाहिए, ताकि समाज में इस प्रथा का अंत हो सके। अब आता है हमारा अंत में उपसंहार। दहेज प्रथा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने समाज को नैतिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है। इसे समाप्त करने के लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। यह समझना आवश्यक है कि एक लड़के का सम्मान, उसके गुण और उसकी शिक्षा ही उसकी असली संपत्ति है, ना कि दहेज में दी गई संपत्ति। जब समाज में यह सोच बदल जाएगी और लोग दहेज को अस्वीकार करने लगेंगे, तभी एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण संभव होगा। तो ये हो गया, देखो आपका दहेज पर निबंध समाप्त। तो मैंने प्रयास किया बहुत ही सरल भाषा में लिखने के लिए, लेकिन बस ध्यान रखना, अगर बिंदु दिए हैं तो फिर आप बिंदु के आधार पर उत्तर लिखोगे, नहीं दिए हैं तो फिर अपने मन से ऐसी रूपरेखा बना लेना, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उसमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो, ठीक है। अगर आपने कोई कठिन या मुश्किल शब्द चुना और लिखा अशुद्ध हो गया तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। जिन्हें लिखने में कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत नहीं आती, जो शुद्ध ही लिख लेते तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जिन्हें लिखने में कठिनाई आती, जिनको लगता नहीं मैं कठिन शब्द नहीं लिख पाता हूँ, वो बस विशेष कर ध्यान रखें। दूसरा, जब भी हम निबंध लिखें तो उसमें काट छांट ना करें। अगर कोई शब्द या वाक्य गलत है तो ऐसे एक लाइन से ऐसे काट दो, इस तरह से ना करो, क्योंकि इस तरह से करने से क्या होता है, पूरा हाईलाइट हो जाता, यही दिखता, उत्तर दिखाई नहीं देता। इसलिए ओवर राइटिंग से बचेंगे। हम निबंध साफ सुथरा स्वच्छ लिखेंगे तो निश्चित तौर में हमें पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अन्य निबंधों की जो लिंक है वो भी डाल दिए, वहां आप जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और अलग अलग विषयों पर आप सरल भाषा में निबंध सीखिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।